नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए तपस्या उपन्यास का द्वितीय अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले का अध्याय 1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास तपस्या अध्याय 2। अभिजीत बोला, तुम्हारी उस मंजू की माँ की तो दूरदृष्टि है, मानना तो पड़ेगा। अरे मैंने भी उसे डपट दिया, बड़ा गुस्सा आ गया था। कहाँ क्या लुक छिप कर हो रहा है, तुम्हें कैसे मालूम? उस बार वह कहती है, सब कुछ क्या देखने के बाद ही जाना जाता है। अभिजीत की माँ मंदिरा को सचमुच ही प्यार करती थी। बोली, देखा तूने, सब कुछ कितना जचा कर रखा है, सचमुच ही स्कूल सा लगता है। गजब हो जाएगा माँ, ऐसी बात उसके सामने मत कहना। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, उससे तो मैं पहले ही कह चुकी है, प्रशंसा की बात नहीं कहूँगी। अच्छा ही किया। क्या कहा सुनकर? बोली, सचमुच का स्कूल बन सके इसी कोशिश के लिए प्रण किए बैठी हूँ मौसी। ऐसी लायक लड़की की शादी नहीं हुई, अपनी घर गृहस्थी कुछ नहीं। अभिजीत की माँ ने लंबी सांस छोड़ी। अभिजीत ठहाका मारकर बोला, तुम भी माँ बड़ी वो हो, उसके लिए तो शिकायत नहीं करती, सारा दोष मुझे ही देती हो। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा नाम सुमति न रखकर दुष्टमती रखना चाहिए था। सुमति भी हंसकर कहती है, तू तो ऐसा ही कहेगा, तेरे साथ उसकी क्या बराबरी। माँ बाप की गृहस्थी के झमेले में पड़कर बेचारी को ब्याह करने का फुर्सत नहीं मिली, और फिर देख सुनकर उसकी शादी का इंतजाम भी कौन करेगा? शैतान कहेगा, अपने साथ अपनी बराबरी करता है, तेरे जी में कौन सा झमेला है? बोल। क्या कहती है माँ? झमेला कुछ नहीं, सारी दुनिया के मरने जीने की समस्या क्या कोई झमेला नहीं है? रहने भी दे, फिर तो दुनिया का कोई डॉक्टर शादी नहीं करेगा। अच्छी बात है माँ, तुम्हारे आगे हार मान दो। तर्क में हार मानने से फ़ायदा क्या? मेरी इच्छा के आगे हार माना कभी? किसी लड़की को देखने तक को तो तुझे भेज नहीं पाई। सुमति का कंठ भर आया। अभिजीत ने हंसकर कहा, एक तरह का इंजेक्शन निकला है माँ, रोते बच्चे बच्चियों का इलाज किया जाता है, उससे सोच रहा हूँ कि तुम पर भी उसका प्रयोग करो। सुमति झल्ला उठी, पर वह भी मानो इस जीवन से अभ्यस्त हो गई थी। इस निर्मल एकाकीपन में, एक छत्र दायित्वहीन हल्की गृहस्थी में, अब लड़के की शादी की बात पर अवचेतन में थोड़ा भय ही होता था कि क्या पता कौन सी विपत्ति है। फिर भी आदत के मुताबिक शादी की बात उठाती और आदत के अनुसार गला भी रुक जाता। उधर विजन बिहारी और वंदना की गृहस्थी की तो बिल्कुल काया ही पलट हो गई। पहचानना मुश्किल था। वंदना के समय के मैले बिस्तर, फटे तख्तपोश, फटी मसैरी ने नई चीज़ों के लिए जगह छोड़ दी थी। अब सभी कमरों में सस्ती पर परिष्कृत चीज़ें थी। मंदिरा के चाचा चाची कभी कभार आते, कर्तव्य में कमी नहीं दिखाते। पिता के श्राद्ध के समय मंदिरा को फल मिठाई भेजी, सुनंद को नहाने के बाद नए कपड़े दिए, और मंदिरा को बहुत बार पूछा भी कि अब वह क्या करेगी। क्या करेगी मंदिरा उस दिन जवाब नहीं दे सकी थी, पर क्या किया है वह जवाब बनकर आज आंखों के सामने था। चाचा चाची जलसे के दिन भी आए थे। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर चाची ने पूछा था, गोदरेज की यह अलमारी नई ली है ना? मंदिरा, हाँ, पर कई दिन हो गए। चाचा हंसकर बोले, स्कूल से खूब पैसे बना रही हो ना? उफ, आजकल नर्सरी क्या खोला, प्रबंधकों की बस चांदी हो जाती है। 15, 20, 25 तक फीस देना कोई मामूली बात है? एमए पढ़ते समय भी मैं इससे कम ही फीस देता था। चाची अवहेलना के साथ बोली, और फिर पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ नहीं होती। देख ही रहे हो, मंदिरा की पाठशाला में खेल ही तो ज़्यादा होता है, खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसका मतलब खेल ही तो है। इसके माने खेलने के लिए 20 रुपये, क्या फ़ायदा? और चाचा हंस उठे। निर्जन बिहारी। चाची चुप रहना जानती नहीं, बोली, फ़ायदा? फ़ायदा किसे पहुंच रहा है दिख ही रहा है। एक बार दीदी और जेठ की गृहस्थी की बात सोचो, तब और आज में क्या फ़र्क आया है। इसके बाद तो सुनंद की कमाई भी जुड़ेगी। खामखा तुम सरकारी गौशाला में घिसते रहे, इससे तो अच्छा होता कि स्कूल खोलते, बिना खर्च बिना मेहनत भविष्य बन जाता। पत्नी की बात सुनकर चाचा थोड़ा सहमे, बोले, बिना खर्च? बिना खर्च कह सकती हो, पर बिना मेहनत कैसे कहा जा सकता है? बेचारी को क्या कम मेहनत करनी पड़ी है स्कूल चलाने के लिए? चाची होठ उलट कर बोली, 2 मंजिल से उतरकर नीचे तल्ले पर नौकरी, सज धज कर थोड़ी देर आ बैठना, यही तो नौकरी है ना? मंदिरा बोली, हाँ चाची, और नहीं तो क्या। जलसे के बाद चाय वाय का झमेला निपटाने पर मंदिरा लेट गई। चाची चिल्लाकर बोली, अरे ओ मंदिरा, तेरे बालों में क्या चमक रहा है? अरे बाल पक गए? बाल पकने की उम्र नहीं थी मंदिरा की, फिर भी काले बालों में के गहन अरण्य में से चाची ने एक सफ़ेद बाल निकाल ही दिया। चाची के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ।
बोली, तेरी शादी तो अब होने से रही, बाल तो सफ़ेद हो गए तेरे। खैर, वंदना और बिजन बिहारी की बड़ी लड़की के तो बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर बाकी लड़कियां कहाँ गई? छंद मिलाकर जिनके नाम रखे गए थे, सब कहाँ गई? आपने देखा नहीं ना अभी तक? मोटी सी गठी हुई फ्रॉक पहने जो लड़की कोका कोला बांट रही थी, वही तो सबसे छोटी है, जिसे वंदना 4 दिन की छोड़कर मर गई थी। बाप की बात टालकर भी मंदिरा ने छंद मिलाकर जिसका नाम रखा था छंदिता। 4 बहनों में सबसे सुंदर वही निकलती, अगर रंग थोड़ा दबा हुआ ना होता, पर शरीर के गठन ने मानव रंग की कमी को पूरा कर दिया। मंदिरा की सफलता का वह जैसे एक सर्टिफिकेट थी। और वह जो किशोरी लड़की दिख रही थी, जिसने शौक से आज पहली बार साड़ी पहनी थी, वह थी नंदिता। माँ के मरने के बाद बहुत दिनों तक आधी रात में भी चील की तरह चिल्लाती थी, खाने के लिए रोती थी, हजारों अभावों के बीच में जिसके सिराने बिस्कुट और पेड़े रखने पड़ते थे। नंदिता ने आज बालों में साबुन लगाया था, हल्के नीले रंग की नायलॉन की साड़ी पहन रखी थी, तरुणी दिख रही थी। और इंदिरा, इंदिरा तो युवती बन गई थी, दूसरी टीचरों के साथ बैठी हुई थी। इधर वह भी पढ़ाने लगी थी, सुंदर सा चेहरा, गोरा चिट्टा शरीर, थोड़ा सा भारीपन लिए। सुनंद के पास बैठने पर उसकी बड़ी दीदी दिखती थी, स्वभाव मीठा पर गंभीर। सुनंद ने से उसकी बहुत पटती थी, पर नंदिता अक्सर सुनंद से लड़ पड़ती, उलझ पड़ती। ये झगड़े खेल, हंसी और गाने के होते। इन्हीं के बीच मंदिरा जो जी रही थी, सुखी थी। दीदी पर इन लोगों का अगाध प्यार था, सभी दीदी पर हर बात के लिए निर्भर थे। सभी की जुबान पर दीदी दीदी की रट रहती। जीवन की यह सार्थकता क्या कुछ कम थी? अच्छा ही तो समय कट रहा था। चाचा चाची के रहते ही वे सभी उठकर ऊपर आ गए। सुनंद के हाथ में रविंद्रनाथ की बड़ी सी तस्वीर थी, इंदिरा के हाथ में एक फूलदान, नंदिता और छंदिता के हाथ में पूजा के फूल, शांति जल, धूपदान और मंगल कलश। निर्जन बिहारी अचानक पूछ बैठे, अरे उनकी तस्वीर कहाँ है? भैया की? भैया की? मंदिरा अचरज से देखने लगी, बोली, किसकी तस्वीर के बारे में कह रहे हैं? अरे भैया के लिए कह रहा था, भैया के मकान में जब स्कूल खोला है। मंदिरा को लगा मौसी ने ही चाचा को यह बात सिखाई थी। चाचा फिर बोले, तुम्हें भैया का नाम रोशन करना चाहिए था। मंदिरा कठोर नहीं बनी, दृढ़ होकर बोली, चाचा मैं तो लड़की हूँ, बाबूजी के नाम की रक्षा करने का डिपार्टमेंट सुनंद का है। चाचा कुछ बोले उसके पहले ही चाची बोली, लड़की का दायित्व पराई हो जाने पर नहीं रहता। तू तो अभी पराई हुई नहीं, फिर दायित्व से कैसे बचेगी? जो बाप का सब कुछ भोगता है, दायित्व उसी का होता है। मंदिरा ने चाची को देखा, निश्चिंत निर्लिप्त चेहरा। क्या मंदिरा कह सकेगी, मकान तो मेरे बाबूजी का बनाया हुआ नहीं है चाचा, आपका मकान भी आपका बनाया हुआ नहीं। आपके पिताजी ने अपने 2 बेटों के लिए अलग अलग मकान बनाए थे, पर अपने बाप के नाम को रोशन करने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या किया? पर नहीं, मंदिरा तो झगड़ा करना जानती ही नहीं थी, इसलिए चुप ही रही। चाची बोली, इंदु तो उम्र के लिहाज से ज़्यादा बड़ी दिखती है। मंदिरा धीरे से बोली, हाँ उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। बहनों में इंदु ही सबसे गोरी है। इसके बाद एक बार और चाय पीकर वे लोग विदा हुए। केवल जाते समय चाची ने अपने अधिकार की बात सुनाई, इंदु सुनंद, यह देख मंदिरा के सिर से क्या निकला है। पका हुआ वह बाल चाची ने सबकी आंखों के आगे फैलाकर दिखाया। ताज्जुब है, अभी तक उसे संभाले बैठी थी। उनके जाते ही इंदिरा गंभीर होकर बोली, ऐसे आदमियों की भी खातिर तुम कैसे करती हो दीदी, मैं हैरान रह जाती हूँ। मंदिरा थकान भरी हंसी हंसकर बोली, कैसे नहीं करूँ रे, यही तो इस दुनिया में सब हमारे सबसे अधिक अपने हैं। किसी भी जन्म में दुनिया में कोई भी अपना न रहे, वही अच्छा। तुम्हारे सफ़ेद बाल को देखकर खुशी से मानो उछल रही थी। अरे यह तो तेरे मन का भ्रम था। ठीक है, वे बड़े महान व्यक्ति हैं, हम ही पापी हैं जो नहीं समझते। अरे बाबा, सारा मूड खराब कर दिया ना। तभी नंदिता ने आकर दोनों हाथों में दीदी को थाम लिया। आह्लाद भरी आवाज़ में बोली, दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ यह जानने के लिए कि गाना कैसा हुआ, साड़ी पहने कैसी दिख रही हूँ, बताओ ना दीदी, गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, छोड़ मुझे दम घुट रहा है। मंदिरा बोली, बस दम घुट गया? और मोटी छंदा जब तुम्हारी गोद में बैठती है तब? दीदी देख रही हो, हर समय मोटी मोटी कहना अच्छा नहीं लगता। छंदा झल्ला उठी, मोटी को मोटी नहीं कहूँ तो क्या बांस की पत्ती कहूँ? ठीक है, तेरी जैसी मरकुट्टी कौन सा अच्छी दिखती है? फिर भी मंदिरा ने दिखावटी डांट सबको पिलाई, बोली, भैया बैठा यह भी नहीं देखती? अर्थात भाई के सामने रूप चर्चा की जरूरत ही क्या? नंदिता इस डांट की परवाह किए बिना बोली, ओ भैया, कितने बड़े भैया हैं? सुनंद, दीदी तुम्हारे सामने ही यह वाचाल उठती है, तो फिर मुझे कौन मानेगा? पर खाना पीना कब होगा? तुम्हारे स्कूल के हल्के जलपान से तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वाह रे मुन्ना, दीदी तुम्हें चाहिए कि सुनंद के गले में दूध की एक बोतल लटका दो, नंदिता ने राय दी।
तू चुप रह, कहकर मंदिरा उठ पड़ी। भूख लगना स्वाभाविक था। सुबह से ही सुनंद खट रहा था, कई दिनों से ही खटना पड़ रहा था। जलसा चाहे छोटा क्यों ना हो, मेहनत तो होती ही है। सुनंद ने दीदी से पूछा, तुम्हारे स्कूल के जलसे के उपलक्ष्य में खाना तो कुछ जुटेगा ना? मंदिरा हंसकर बोली, तुझे तो बस एक ही चिंता रे, मिलेगा रे। फिर रसोइये से पूरी उतारने को कहा। इस व्यस्तता में मंदिरा के मन में सफ़ेद बाल की ग्लानि ना जाने कब मिट गई। रसोई घर तो वही पुराना था, सिर्फ रसोइया बदल गया था। एक छोकरा नौकर भी था। स्कूल के हिसाब के खाते पर उसका नाम चढ़ा हुआ था। स्कूल सुबह का था, उसके बाद वह घर का कामकाज कर लेता था। अर्थात मंदिरा के घर में रसोइया भी था, नौकर थे, यहाँ तक कि बर्तन मांजने वाली पुरानी नौकरानी को भी उसने नहीं छुड़ाया था। भाई बहनों को अब मंदिरा रोटी सब्जी के बदले डबल रोटी, मक्खन, केक, बिस्कुट खिला सकती थी। मन होने पर पूरी रबड़ी भी खिलाती। खिड़की दरवाजे पर रंगीन पर्दे लटकते, फूलदान से कमरा सजा होता। इन्हीं सब बातों के लिए मंदिरा की मौसी, चाची, मामी सबके मन में जलन होती। माँ बाप के मरने पर मंदिरा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, सिर ऊंचा कर खड़ी थी। लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक था। विवाह योग्य लड़की, जिसकी शादी के लिए मरते समय भी माँ बेचैन थी, उसने अपनी शादी की चिंता भूलकर माँ के छोटे अव्यवस्थित घर और बच्चों को समेटकर उसे एक मंदिर बना डाला। रिश्तेदारों के लिए यह अपमान ही तो था। उनके बदन पर तो मानो इस लड़की ने मुट्ठी भर धूल झोंक दी थी। पर मंदिरा के फुफेरे भैया और भाभी मानो पवित्र खुशी की लहर लेकर आते। मंदिरा की महिमा से वे मोहित थे। कहते, हम लोगों का गौरव है मंदिरा, अपनी कोशिश से इतना कुछ कर दिखाया। मंदिरा बोली, सिर्फ मेरी चेष्टा से इतना नहीं हो सकता था। सुनंद ने भी कमल कली के लिए बहुत किया है। मुझसे 7 साल छोटा है, पर है बड़े भाई के समान। इसी तरह प्यार, ममता और स्नेह से मंदिरा ने भाई बहनों को ऊंचा उठाया। मंदिरा के मन की शून्यता को भी इन्हीं लोगों ने भर रखा था। उस दिन फुफेरे भैया भाभी मिलने आए तो कहने लगे, तो तूने शादी नहीं की? मंदिरा हंस पड़ी, बोली, बस और मत कहो। खास खबर कुछ मालूम भी है? सिर से सफ़ेद बाल निकला है। मीरा भाभी डपट कर बोली, रहने दे अपनी खास खबर। सुना तो था कि कहीं तेरे लिए कुंवारा बुढ़ा भी बैठा है, निराश अभागा प्रेमी। मंदिरा सूखे चेहरे से बोली, धत भाभी, चुप भी करो, कहीं कोई सुन लेगा। सब पक्के उस्ताद हैं, पकेंगे क्यों नहीं। देश में सिनेमा नहीं, पत्र पत्रिकाएं नहीं, बाजार बस्ती में रस भरे गाने नहीं बजते क्या? और बालिग और नाबालिग का भेद तो कब का ख़त्म हो चुका है। यही तो मुश्किल है भाभी, मंदिरा बोली। माँ बाप ही सिनेमा स्टारों के नाम पर बच्चों का नामकरण करते हैं और बच्चों को उस विषय के बारे में सजग कर देते हैं। अपने ही स्कूल से ढेर सारे उदाहरण दे सकती हूँ। मीरा बोली, तो फिर बात को गोपनीय बनाने में क्या धरा है? ज्ञान वृक्ष के फल को अब लोगों ने चख ही लिया तो तुम भी अपना फल निश्चित से चबाओ। तुम्हारा सिद्धांत बुरा नहीं है भाभी। बुरा? अरे भाई, बोलो फर्स्ट क्लास है। पर देखो भाई, मैं तो कर्तव्य के नाम पर इस तरह उपासी नहीं रहती। क्या शादी के बाद कर्तव्य नहीं निभाया जा सकता? दोनों मिलकर निभाते। एक और का बल भी तो तुम्हें चाहिए। भाभी के इस हंसी मजाक को मंदिरा सहज मन से ले नहीं पाती, शायद उसके लापरवाह ढंग से कहने के कारण। पर मंदिरा स्वयं ही क्या कुछ कम लापरवाह थी? जो जी में आता बक देती, पर बस अभिजीत के सामने ही तो। अभिजीत कहता भी, तुम्हारे मुंह में कुछ अटकता नहीं है। भेंट तो कभी कभार ही होती थी, पर मौका मिलता ही मंदिरा बोलती, तुम्हारा चेहरा दिन पर दिन कैसा होता जा रहा है मालूम है? बुढ़ा, ब्रांड, बैचलर। आह, जब अपनी गाड़ी पर निकलते तो राह चलते लोगों को भी जरूर तुम पर दया आती होगी। अभिजीत बोला, पर मेरा मन तो ओल्ड मेड को देखकर करुणा से द्रवीभूत हो जाता है। मंदिरा, मेरे चेहरे पर तुम्हारे जैसा बुढ़ापा नहीं। यह बात स्वयं के लिए समझ में नहीं आती? बस बस, मालूम है बच्चे मुझे कमल कली दीदी कहते हैं। बच्चे तो अपनी नानी दादियों से भी ऐसे ही प्यार में से कहा करते हैं, अभिजीत ने कहा। मंदिरा, ईर्ष्या की बात मैं नहीं मानती। अगर मुझे सफ़ेद बाल की खबर नहीं मिलती तब भी। मंदिरा अचानक चुप हो गई, स्थिर हो गई, बोली, यह खबर तुम्हें किसने दी? किसी ने भी दी हो, झूठ तो नहीं है। मंदिरा भी भौं तान कर बोली, तो फिर मुंह लटका कर बैठे हो? अब आशा छोड़ो, कोशिश जारी रखो। दुल्हन अब भी जुट जाएगी। पैसे वाले बुढ़े से शादी करने की लड़कियों की कमी नहीं। अभिजीत ने कहा, जो जी में आए बक डालती हो। फिर भी अभिजीत की बातचीत का ढंग बहुत बदल गया था और यह स्वाभाविक भी था। मंदिरा के चारों तरफ नए प्राण का ज्वार था। मंदिरा के घर में कमल कली के बच्चों की मुस्कानें थीं। मंदिरा को उत्साह मिलता उससे, बच्चों की खुशी के सौरभ से उसे नया जोश मिलता।
मंदिरा जब क्लास में पहुंचती, मंदिरा दी, कमल कली दीदी कहकर बच्चे गुंजन करते। बच्चे अपने छोटे हाथों से मंदिरा को थाम लेते, एक मुट्ठी फूल की तरह गाल फुलाकर शिकायत भी करते, मंदिरा दी उसने मुझे मारा। स्कूल के बाद मंदिरा ऊपर आती, नंदिता पंख जैसा हल्का शरीर लिए मंदिरा के शरीर पर लुढ़क जाती। दीदी दीदी तुम सिर्फ अपना स्कूल लेकर रहोगी, मेरी स्कूल की बात नहीं सुनोगी? कल क्या हुआ मालूम है? इन ताजे प्राणों के बीच मंदिरा रहती तो फिर मंदिरा क्यों पूछती? स्कूल को और बढ़ाने के काम में वे दौड़ धूप करती रहती, बच्चों के लिए विलायती शिक्षा प्रणाली की किताबें मंगवाती, स्कूल के नए नियम बनाने में उलझी रहती। और अभिजीत, उसके चारों तरफ केवल हैजा, टाइफाइड, गठिया, हफनी, ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसिस, पैरालिसिस, डायबिटीज के रोगियों की भीड़ लगी रहती। बच्चों को भी वह बीमारी की विभीषिका के बीच ही देख पाता। मनुष्य को बुखार से विवर्ण, मृत्यु से नील और मृत्यु पथ यात्री के निकट जनों का आंत्रनाद। डॉक्टर साहब अब क्या होगा, इसे अच्छा कर दीजिए। अभिजीत के दिन और रात इन्हीं आंत्रनाद और यंत्रणाओं के बीच बीतते। जब रोगी को पथ्य मिल जाता तब अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर कौन जाता है डॉक्टर से मिलने? खतरनाक बीमारी से उठकर पति जब पत्नी की बाहों में बांधता है, प्यार भरी आंखों से उसकी ओर देखता है, उस सुंदर मिलन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? मौत के साथ लड़ाई में जीतकर जब कोई गृहिणी अपने प्रिय परिजनों के बीच त्योहार मनाती है तो उस त्योहार का निमंत्रण पत्र डॉक्टर के घर नहीं पहुंचता। रोग ठीक होते ही डॉक्टर से रिश्ता ढीला हो जाता है। और एक आध जन यदि याद भी रखता है तो अत्यंत व्यस्त डॉक्टर के पास समय कहाँ? उस समय वह किसी दूसरे रोगी के सराहने बैठा होता है। डॉक्टर को सिर्फ दुख देखेगा, यंत्र ना देखेगा। कमल कलीसा तारुण्य उसे कहाँ देखने को मिलेगा? इधर अभिजीत ने माँ की सुविधा के लिए एक विधवा मौसेरी बहन को बुला लिया था, पर वह भी अभिजीत से सिर्फ अपने रोग की ही चर्चा करती। पेट ठीक नहीं है, एक आध पुड़िया बना देना अभिजीत। पीठ में कई दिनों से दर्द है, क्या करूं बता ना रहे। जीने पर चढ़ते सांस भारी उठती है, दिल की बीमारी तो नहीं? इसी तरह की असंख्य बातें। अभिजीत धीरे धीरे बुझता जा रहा था, बदलता जा रहा था। पर अभिजीत ही क्यों, सारी दुनिया ही तो हर पल रंग बदल रही थी। नहीं तो सुनंद इतना कैसे बदल जाता, जिसने अपनी बुद्धि के उन्मेष में यह अनुभव किया था कि मैं अपने पैरों के बल खड़ा होते ही दीदी को इन सब कामों से छुट्टी दे दूंगा। सुनंद दीदी से डरता है, उसे प्यार करता है, उसके प्रति श्रद्धा है। उससे भी अधिक दीदी के प्रति उसके मन में ममता है। दीदी की तपस्या, आत्म बलिदान, अभाव के बीच भी सबको सुखी रखने की इच्छा उसने हृदय से अनुभव की है। दीदी और अभिदा के बीच कहीं कोई मिठास भरा गहरा रिश्ता है, यह भी उसने बचपन से ही अनुभव किया है। पिता की बिखरी गृहस्थी को अच्छी तरह संवारने की लगन में दीदी अपनी बात भूल रही है, अपने यौवन की वेदना को दूर हटा दिया है। सुनंद सब समझता है, इसलिए हमेशा से सोचता आया कि मैं लायक बनते ही दीदी को मुक्त कर दूंगा। सुनंद को लायक बनाए बिना मंदिरा को चैन नहीं। उम्र में मंदिरा से 7 साल छोटा होकर भी ममता भरे मन से बड़े भाई की तरह सुनंद ने सोचा है। बड़ा होकर कमाना शुरू करते ही वह दीदी की शादी कर देगा। बचपन की कल्पना में घंटों उसने सोचा है कि वह कौन कौन से जेवर दीदी को पहनाएगा, बड़ी धूमधाम से दीदी की शादी करेगा। उसे याद है बाबूजी के रहते दीदी ने गले की चैन सुनार को बेचकर सुनंद के लिए किताबें खरीद कर दी थी, स्कूल की फीस भरी थी। यह बात कांटे की तरह सुनंद के मन में चुभी हुई थी। अक्सर दीदी भूख नहीं है कहकर अपना नाश्ता सुनंद की थाली में डाल देती। बड़ा होकर यह बात भी सुनंद से छिपी नहीं थी, इसलिए उसके दिमाग में एक ही चिंता थी, दीदी को कैसे कष्ट से मुक्ति दिलाए, दीदी को खुश करे, उसे आराम पहुँचाए, उसकी गृहस्थी बसा दे। फिर भी सुनंद बदल गया। इसमें सुनंद का क्या अपराध? वह तो नित्य परिवर्तनशील ममताहीन दुनिया का दोष था। अपराध चाहे जिसका भी हो, इस आघात से मंदिरा दिशाहारा उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा, पर सुनंद ने हंस हंस कर ही यह खबर सुनाई थी, क्योंकि सुनंद बदल चुका था। वह अपने अतीत को भूल चुका था। सुनंद उस समय सोच रहा था, सुनंद केवल लिलुआ की उस रबड़ कंपनी का केमिस्ट था, वही उसका अस्तित्व था। वीर शिकारी की भांति उसने अपना निर्णय सुना दिया। शब्दहीन आंत्रनाद से किसी का हृदय कितना टूटा यह देख नहीं पाया। लिलुआ के उस कारखाने के कर्मचारियों के मेस में रहकर जब वह रह रहा था तो अचानक ही उसका भाग्य चमक उठा। डायरेक्टर दास साहब की नज़र में पड़ गया। अच्छी नज़र से क्या नहीं होता। सुनंद प्रशिक्षण के कई बेड़े लांघकर प्रधान सहकारी का पद पा गया और शुरू से ही 650 रुपये तनख्वाह पाने लगा। यह खुशी उसके लिए वास्तव में अप्रत्याशित थी। खुशी से उल्लासित चेहरा लिए सुनंद लिलुआ से अचानक ही आ पहुंचा। मंदिरा को वह दिन अच्छे से याद है।
कई दिनों की लगातार वर्षा के बाद आकाश मेघ शून्य था, धरती धूप से चमक रही थी। सुनंद को देखकर मंदिरा खुशी से उछल पड़ी। बोली, बड़ा हीरे जैसा लड़का है रे तू। तू मान या ना मान, 2 दिनों से तेरे लिए मन बड़ा उदास हो रहा था। आ बैठ, धूप में आया, शरबत बना लाती हूँ। पर सुनंद ने दीदी का कंधा पकड़कर बैठा दिया। प्यार जताने का यही एक तरीका है। छोटे कद की मंदिरा, सुनंद ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका ही निभाई है। उसी पुराने ढंग से कहा, रहने दो अपना शरबत, भली लड़की की भांति बैठ जाओ चुपचाप। बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ दीदी। अच्छी खबर? यानी नौकरी मिल गई तुझे? फिर अपनी नानी दादी की ही तरह मंदिरा ने मन ही मन भगवान के प्रति कृतज्ञता जताई। अच्छा, अब बोल। सुनंद बोला, फिलहाल तो शुरू 650 रुपये से हुआ है, पर जल्दी ही 800 मिल जाएंगे, अगले साल तक 1000। इसके अलावा शायद कभी चीफ भी बन जाऊँ, यानी अगर कहीं बाहर से क्वालिफाइड होकर आ सका तो। पर भेजेंगे तो वे ही। फिर टांगे हिलाते हुए बोला, उसके बाद तो दीदी 3500 बेसिक। मंदिरा ये सब क्या सुन रही थी? कोई कहानी? सुनंद यूं ही उससे मजाक तो नहीं कर रहा था। संभव है छोटी मोटी कोई नौकरी मिल गई है, दीदी से मजाक कर रहा है। पर मंदिरा बेवकूफ़ नहीं बनी। बोली, बस इतना ही? पूरे कारखाने का मालिक नहीं बना दिया तुझे? वारे दीदी, तुम मजाक समझ रही हो? सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं है दीदी, सपाट सच्ची बात है। परसों ज्वाइनिंग है, आज छुट्टी थी इसलिए तुम्हें खबर करने चला आया। मंदिरा आंसू रुककर हंसकर बोली, सच कह रहा है? हाँ दीदी, सच। मंदिरा के मन में आया, माँ की तरह पूजा के लिए अलग रुपए उठाकर रखे। परीक्षा फल या कोई भी अच्छी खबर पाकर माँ इसी तरह पूजा के पैसे अलग उठाकर रखती थी। इस विचार के साथ उसे यह भी लगा कि वह खुद दादी नानियों के ज़माने की बन गई, इसलिए उस विचार को त्याग कर बोली, याद रखना तूने 3 बार सच कहा है। सुनंद बोला, क्यों दीदी? सुनंद सेन के इतना ही बुरा है, तुम्हें विश्वास नहीं? मंदिरा हंस पड़ी। बोली, संदेह तुझ पर नहीं रे, भाग्य पर हो रहा है। तू ऐसे समय आया कि इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे अकेले ही सुननी पड़ रही है। इंदु नंदा छंदा कोई भी घर पर नहीं है, सबके संग सब झुंड बनाकर सिनेमा गए हैं। ठीक है, खुशी का अकेले उपभोग करो ना दीदी। फिर अचानक शर्म से चेहरा लाल कर बोला, खुशखबरी की एक और भी वजह है, मैंने शादी कर ली दीदी। फिर मानो सच में ही यह एक खुशखबरी थी। सुनंद जोर से हंस पड़ा। मंदिरा सिहर उठी, कुछ बोल ना सकी। सिर्फ 25 वर्ष का सुनंद किस भयंकर लोभ के आगे आत्मसमर्पण कर बैठा, और इसलिए अब जोरों की हंसी हंसकर अपनी लज्जा ढकने की कोशिश कर रहा था। बोला, क्यों दीदी, तुमने तो बिल्कुल चुप्पी साध ली, विश्वास नहीं हो रहा? बात सच है, यहाँ तक कि मुझे भी अब तक विश्वास नहीं होता। मंदिरा शांत स्पष्ट शब्द में बोली, तो तुमने शादी कर ली है? जिंदगी में पहली बार सुनंद को मंदिरा ने तू नहीं तुम कहा था। संबोधन से सुनंद के कानों को धक्का लगा, पर तुरंत ही उसकी 650 रुपये की सत्ता सचेतन हो उठी। बोला, हाँ हाँ, जल्दी में करनी ही पड़ गई। उसके बाबूजी यानी दास साहब को अचानक जापान जाना पड़ा। जाने के पहले ही वे झंझट को निपटाना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में तुम लोगों को खबर नहीं कर सका। हालांकि तुम लोगों के पुराने फैशन के पुरोहित और हज्जाम वाली शादी नहीं हुई है। रजिस्ट्री ऑफिस में 45 मिनट में शादी खत्म, दास साहब ने कहा था। मंदिरा बीच में ही बोली, शरबत नहीं तो कम से कम थोड़ी चाय तो लेगा? सुनंद अब यह नहीं कह सका। पीऊँगा बाबा पीऊँगा, तुम घबराओ नहीं, उन लोगों को आने तो दो। यह भी नहीं कह सका, क्यों इतनी खाने पीने की बातें कर रही हो, बहू कैसी है पूछो भी तो। और यह भी नहीं कह सका, ना जाने दास साहब ने खामखा क्यों जल्दी मचाई। 3 महीने के बाद जापान से लौट आने के बाद शादी करने से पता नहीं क्या बिगड़ जाता। सुनंद सिर्फ धीरे से इतना ही कह सका, चाय? हाँ चल सकती है। मंदिरा चाय बनाने के लिए चली गई। एक प्याली चाय बनाने में क्या मंदिरा बुढ़ी बन गई? सुनंद को लगा चाय के नाम पर दीदी अनंत युग से नीचे बैठी हुई है। क्या हीटर खराब हो गया, स्टोव का तेल खत्म हो गया, या चूल्हे में आंच नहीं थी? मंदिरा की चाय लाने से पहले ही बाकी बहनें शोर मचाती हुई सिनेमा से लौट आई। भैया आया है? अरे वाह! बाहर जूता देखकर ही समझ गई। बाप रे, क्या फर्स्ट क्लास जूता खरीदा है भैया ने, खूब फैशन बढ़ाया भैया का। सीढ़ियों पर से ही शब्दों का तूफान खड़ा करके वे कमरे में आ पहुंची। तब तक मंदिरा चाय ला चुकी थी। सहज स्वर में पूछा, हाथ मुंह धोएगा? अरे तीनों चुड़ैलों, सुन सुन, दो दो खुशखबरी सुनने को है। इस बार खुशखबरी मंदिरा ने ही छोटी बहनों को सुनाई। पर ये चुड़ैलें क्या मंदिरा की तरह खामोश हो गई? नहीं, क्योंकि मंदिरा की तरह उनके मन पर इस बात का भारी धक्का नहीं लगा, इसलिए वे लोग दीदी पर ही झपट ली। बोली, भैया ने शादी कर ली और उस खबर को खुशखबरी समझकर तुम मीठी आवाज़ में बता रही हो? छी छी, सुनकर शर्म से तो हमारा सिर झुक गया।
यह तूने क्या किया भैया? किसी ने क्या तुझे मंत्र पढ़ाकर देवी के सामने बलि के लिए खड़ा कर दिया था? अरे हमें आभास आभास तक नहीं हुआ और तू शादी कर बैठा। तीनों बहनें एक साथ झपटी। कोई किसी से कम नहीं थी। एक ने कहा, अब समझी होगी कोई नीच ढोंग, इसी डर से पहले किसी को बताया नहीं कि कहीं शादी न टूट जाए। इतने कम दिनों में इतने गहरे प्रेम में कैसे डूब गए भैया? प्रेम व्रेम तो कुछ नहीं, मोटी तनख्वाह का लोभ था। है ना भैया वही बात? सच भैया, इतना लोभी तू कब से बन गया? देखने में भी जरूर कोई भूत नहीं होगी, नहीं तो डायरेक्टर साहब को क्या पड़ी थी कि किसी सीखने वाले कर्मचारी को पकड़कर नौकरी में तरक्की देकर दामाद बना ले। हम लोग लिख कर दे सकते हैं दीदी कि हमारी भाभी का रंग काले पत्थर जैसा होगा, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी आँख, चपटी नाक, है ना इसी तरह की। और होगी ही, नहीं तो तेरे भाग्य में डायरेक्टर की लड़की कहाँ। सुनंद इस मामले को हल्का करना चाहता था। बहनों की आशंका गलत नहीं थी, सच वास्तव में ही कटु था। प्रेम व्रेम कुछ नहीं, सचमुच ही जबरदस्ती गले में डाल देने वाली बात थी। 2400 के ग्रेड और 650 रुपये ने उसके मन का मोह लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के पैसों से विलायत, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों में सैर करने के स्वप्न ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। बचपन से आखिर उसे मिला भी क्या था जो आज के इस प्रलोभन को वह अनदेखा कर देता। पर इस समय, इस निजी परिवेश में उसी के आश्रय में दिन काटती इन बहनों के सामने वह स्वयं को बड़ा नीचा और गिरा हुआ महसूस करने लगा।